सो ईबीएम के मॉड्यूल सी से रिलेटेड एक चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एंड वो है रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर, क्रेडिट रेटिंग का चैप्टर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स वेयर वी आर गोइंग टू कवर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट along with the questions। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। एंड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सीआईबी अर्ली बर्ड पैक का, जिसमें आपको 5 के 5 पेपर्स मिल जाते हैं। कंप्लीट कोर्स रहेगा, उसमें चैप्टर वाइज वीडियोस रहेंगी, केस स्टडी वीडियोस रहेंगी, क्वेश्चन वीडियोस रहेंगी, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, सब कुछ रहने वाला है। और साथ में मिलने वाले हैं आपको पीडीएफ नोट्स जो प्रिंटेबल भी है और डाउनलोडेबल भी है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से जल्दी लिखो सीआईबी अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज अ बैंक्स पोर्टफोलियो इंक्लूड्स अ significant exposure to a corporate group that has consistently met its repayment obligations. However, a leading credit rating agency downgrades the group's rating from double A to double B. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको हम कहते हैं CRA, उसने क्रेडिट रेटिंग को डबल ए से डाउनग्रेड कर दिया है डबल बी के ऊपर। लेकिन अभी तक कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। Due to anticipated geopolitical risks affecting its export market, even though no default has occurred so far, which specific type of credit risk is most accurately represented in this scenario? तो ये कौन सा रिस्क टाइप है उसके बारे में we need to answer. So it is concentration risk, default risk, downgrade risk या फिर market risk. What will be the answer for this question? जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए. What will be the answer? सो इफ वी टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन रिस्क, तो वो होता है जैसे मान लो कि आपने एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा लेंडिंग कर दी है पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर, यू फाइंड दैट पर्टिकुलर रिस्क, तो वो आपका कंसंट्रेशन रिस्क होता है। इट्स ऑन पोर्टफोलियो लेवल, पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर आप उसे चेक करते हैं। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। डिफॉल्ट रिस्क होता है जब क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ हो, राइट, यानी कि रिपेमेंट्स मिस हुई हो तो उसे कहते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। डाउनग्रेड रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट माइग्रेशन रिस्क किसको कहते हैं? वी से टू क्रेडिट माइग्रेशन रिस्क या डाउनग्रेड रिस्क कहते हैं, राइट। डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इस सिनेरियो में ये चीज हुई है। तो क्रेडिट माइग्रेशन रिस्क, जिसको डाउनग्रेड रिस्क भी कहते हैं, वो रिस्क रहता है जिसमें बोरोर की क्रेडिट क्वालिटी डिटोरेट होती है, जिसके कारण से उसको लोअर क्रेडिट रेटिंग दी गई है, उससे उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी लेंडर के लिए, और प्राइसिंग, रेपुटेशन, रिस्क वेट एसेट्स के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ये रिस्क जो है वो डिफॉल्ट रिस्क से अलग है, जहां पर डिफॉल्ट रिस्क वो होता है जहां पर बोरोअर रीपे नहीं कर पा रहा है या फेल हो जाता है। क्रेडिट माइग्रेशन के केस में हो सकता है कि बोरोर अभी भी अमाउंट को प्रॉपरली रीपे कर रहा हो, उसमें कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले, ये चीज हो सकती है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द डाउनग्रेड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ बैंक एक्सपीरियंसेस अ सिग्निफिकेंट राइज इन एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विद इन इट्स रियल एस्टेट portfolio. An internal audit reveals that the bank had heavily relied on a third party consultant's optimistic project viability reports for loan sanctions without conducting its own rigorous due diligence. Based on Reserve Bank of India guidelines, this situation is a direct failure of which core credit रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल? तो कौन सा फेलियर हुआ है बैंक के एंड पर? वी नीड टू आंसर इट, राइट। सो इट इज अ फेलियर ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ प्रोमोटर्स इक्विटी कैपिटल, या फिर इंडिपेंडेंट क्रेडिट अप्रेजल का फेलियर हुआ है, सिनेरियो एनालिसिस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या फिर बोर्ड ओवरसाइट? व्हाट काइंड ऑफ फेलियर इज दिस? यू आर हैविंग 20 seconds with you so as to answer this question. सो स्टार्टिंग विद ऑप्शन ए, जो स्क्रूटिनी है रिलेटेड टू प्रोमोटर्स इक्विटी कैपिटल, वो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि डेप्ट जो होगा उसको डिस्गाइज नहीं किया जाएगा, राइट, एज इक्विटी। दिस इज नॉट सेंट्रल इशू, तो वो कोई सेंट्रल इशू नहीं है। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, इट सेज इंडिपेंडेंट क्रेडिट अप्रेजल में फेलियर हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसर्न रहता है कि बहुत से ऐसे बैंक है जो सॉलिडली एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के ऊपर रिलाई कर लेते हैं रिलेटेड टू कि वो असेसमेंट कैसे करें सैंक्शंस को लेकर के, जिसकी वजह से डेफिनेटली बायस्ड असेसमेंट्स हो सकती हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकते हैं। सो गाइडलाइन है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट क्रेडिट अप्रेजल, वो मैंडेट करता है बैंक्स को कि वो
ड्यू डिलिजेंस खुद करेंगे और किसी एक्सटर्नल रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, उस चीज का फेलियर डेफिनेटली हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, सिनेरियो एनालिसिस के बारे में बताया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सिनेरियो एनालिसिस जो है वो एक स्पेसिफिक टूल है स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। जब कोई डिलेज हो सकते हैं या कॉस्ट ओवररन होता है उस केस में, जो कि कोर फेलियर के साथ रिलेटेड है, बट द पॉइंट इज यहां पर सिचुएशन अलग है, राइट। सो दैट वुड बी द पॉइंट। सो ऑप्शन डी, दैट्स अ बोर्ड ओवरसाइट। देखो बोर्ड ओवरसाइट बहुत ज्यादा क्रूशियल है मॉनिटर करने के लिए, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, रूट कोज को फाइंड आउट करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, राइट। लेकिन अगर आपने रूट कॉज ढूंढना है एट द लोन सैंक्शनिंग लेवल, वो मेजर फेलियर रहा है एंड दैट्स बेसिकली ड्यू टू द इंडिपेंडेंट अप्रेजल। सो ऑप्शन बी इज स्टिल द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। It says a bank's risk management committee aims to implement a macro level mitigation strategy to avoid the kind of systemic failure seen in the IL and FS crisis, where over lending to a single sector proved disastrous. Which of the following actions best represents an appropriate macro level strategy to address this specific concern? So option A, it says purchasing credit default swap for its largest infrastructure loans, implementing a policy that caps the bank's total lending to the infrastructure at 15% of its total credit portfolio, strengthening the due diligence process by checking the CIBIL scores of the directors of the borrowing companies, ensuring all high value loans are secured with tangible collateral worth at least 125%। देखो, अगर आप सीडीएस परचेज करते हो यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप परचेज करते हो, लेकिन अगर आप सीडीएस के बारे में जानते नहीं हो तो सीडीएस के बारे में कैसे जानोगे? लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स से केस कि ए ने एक लोन दिया है 100 करोड़ का एक्स वाई जेड को, एंड ए अब यहाँ पर है कि कहीं एक्स वाई जेड डिफॉल्ट ना कर दे, तो ए एक सिक्योरिटी परचेज कर लेता है, प्रोटेक्शन बाय कर लेता है फ्रॉम द पर्सन बी। सो बी जो है वो है प्रोटेक्शन सेलर एंड ए है प्रोटेक्शन बायर। इसके लिए एक प्रीमियम पे किया जाएगा at regular interval by person A to person B। In case अगर कोई default event होता है तो B will be compensating to the person A। दिस इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, राइट। सो अगर एक सीडीएस परचेज किया जाता है तो वो एक माइक्रो लेवल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, जो एक इंडिविजुअल लोन के डिफॉल्ट को तो बचा सकती है, लेकिन पूरे के पूरे पोर्टफोलियो जो सेक्टरल कंसंट्रेशन है उसका निवारण नहीं कर सकती, राइट। एंड क्वेश्चन में हमने क्या बात करी थी कि ओवर लेंडिंग की वजह से सिस्टमिक रिस्क फेलियर, जैसे कि आईएल एंड एफएस में देखने को मिला था। अब सिस्टमिक रिस्क क्या रहता है कि पूरे एक इकाई फेल हुई तो पूरी की पूरी इकाई फेल हो जाएगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर मैक्रो लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं देखना। तो ऑप्शन ए जो है वो माइक्रो लेवल से रिलेटेड है, सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, रिलेटेड टू इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी दैट कैप्स अ बैंक्स टोटल लेंडिंग, की लेंडिंग के ऊपर कैप लगा दी कि टोटल पोर्टफोलियो का 15% से ज्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, तो वो परफेक्ट एग्जांपल है सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन की। यानी कि आपने सेक्टरल कैप लगा दी है तो सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन का एक कैप लग गया, वो डाइवर्सिफाई होगा ही होगा। अब क्योंकि उससे ज्यादा पैसा आप लगा नहीं पाएंगे, तो एक मैक्रो लेवल स्ट्रेटेजी है जिससे आप सिंगल इंडस्ट्री को लेकर के ओवर लेंडिंग को अवॉइड कर सकते हो, एक्सेसिव रिस्क कंसंट्रेशन नहीं होगी, राइट। सो ऑप्शन बी जो है डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथनिंग कर लो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को, सिविल स्कोर चेक कर लो। देखो सिविल स्कोर चेक करना एक इंडिविजुअल लोन अप्रेजल प्रोसेस का पार्ट है, एंड वो माइक्रो लेवल क्रेडिट अप्रेजल स्टैंडर्ड में आता है, नॉट अंडर द मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल में नहीं है, सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, रिलेटेड के इंश्योरिंग दैट ऑल हाई वैल्यू लोन्स आर सिक्योर्ड विद टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल की रिक्वायरमेंट रखना एक फंडामेंटल माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी है जो इंडिविजुअल लोन्स के ऊपर अप्लाई होती है, स्टिल नॉट मैक्रो लेवल। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर, सो आंसर इज ऑप्शन बी हियर, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। To protect a specific rupees 200 crore loan given to a large corporation, a bank decides to enter into a bilateral agreement with the another financial institution। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लोन है 200 करोड़ का जिसको प्रोटेक्ट करना है,
एंड बैंक जो डिसाइड करता है कि बायलैटरल एग्रीमेंट में एंटर कर जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, एंड दिस एग्रीमेंट द बैंक pays a specific periodic fee in exchange for a guarantee that the institution will compensate the bank for principal amount if the corporation goes bankrupt. यानी कि प्रिंसिपल गारंटी दे दी उस ऑर्गेनाइजेशन ने कि इन केस अगर कोई इवेंट हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट खत्म हुआ, तो डेफिनेटली उसके केस में रिफंड मिल जाएगा. What financial instrument is the bank using and what is its key limitation? It's a CLN, that is credit linked note, or it's a CDO, that is credit collateralized debt obligation, या फिर एक CDS है, राइट, या फिर एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इट इज. सो डेफिनेटली एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर प्राइस से लेकर तो कोई स्वैप नहीं है, तो एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव तो ये नहीं है, राइट. नाउ वी नीड टू नो अबाउट द CLN, CDO एंड द CDS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द क्रेडिट लिंक्ड नोट, दैट इज CLN. ठीक है, तो CLN के बारे में बात करते हैं. सो CLN एक स्ट्रक्चर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक रेगुलर बॉन्ड और CDS को कंबाइन किया जाता है, यानी कि एक CDS होगा एंड उसको एक बॉन्ड के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, दैट फॉर्म्स अ क्रेडिट लिंक्ड नोट्स, राइट. ये बेसिकली अलाउ करता है इशूअर को कि वो अपना क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर कर सकता है थर्ड पार्टी को, जिसको हम रेफरेंस एंटिटी कहते हैं. सो लेट्स ए केस कि एक बैंक है, लेट्स से ABC बैंक है, राइट. वो सेल करता है एक CLN को इन्वेस्टर्स को, यानी कि इन्होंने बॉन्ड इशू किए, क्रेडिट लिंक नोट्स इशू किए, और किसके बेस पर इशू किए, एक लोन यहाँ पर एंटिटी है, लेट्स से 200 करोड़ वाली लोन एंटिटी है, उसके बेस पर इन्होंने क्रेडिट लिंक नोट्स बना दिए. अब ये नोट्स बनाने के लिए एक SPV को सेटअप किया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप किया जाएगा, एंड ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है क्रेडिट लिंक नोट्स को सेल कर रही है, एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जो इस CLN में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, राइट. दैट इज अ केस. अब बॉन्ड की जो रिटर्न होगी दैट इज एक्चुअली लिंक टू द क्रेडिट परफॉर्मेंस ऑफ द रेफरेंस एंटिटी, यानी कि यहाँ पर रिपेमेंट आती रहेगी और इनको रिटर्न जाती रहेगी, दे विल बी गेटिंग द रिटर्न, इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलती रहेगी, राइट. अगर कोई क्रेडिट इवेंट नहीं होता है, कोई डाउनग्रेड नहीं हुआ, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल मिलेगा, राइट. ये केस होगा. लेकिन अगर क्रेडिट इवेंट हुआ तो इन्वेस्टर्स का पार्ट लॉस होगा, ना कि बैंक का पार्ट लॉस होगा, राइट. दैट इज द केस. तो रिस्क क्या हो गया, रिस्क यहाँ पर सिंथेटिकली ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टर्स का इस एंटिटी के ऊपर. ठीक है जी. नाउ सेकंड इट्स रिलेटेड टू द CDO. CDO यानी कि कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन, CDO के बारे में बात करने वाले हैं, राइट. तो CDO एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा जो है इनकम जनरेटिंग एसेट से आता है, उनको रीपैकेज किया जाता है. जैसे लेट्स से बॉन्ड्स हैं, मॉर्टगेजेस हैं, या फिर लोन्स हैं, राइट. अब सभी इनकम जनरेटिंग एसेट्स को पूल कर लिया, बॉन्ड्स को, लोन्स को, मॉर्टगेजेस को, राइट. इन सभी को यहां पर हमने कर लिया है पूल, राइट. अब इनको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू क्या करेंगे, रीपैकेज किया जाएगा. एंड फर्दर यहां पर डिफरेंट ट्रेंचेस में बेस्ड अपॉन द सिक्योरिटी एंड द रिस्क इन्वॉल्व, राइट. डिफरेंट ट्रेंचेस में जैसे सीनियर ट्रेंच होगा, मेजनाइन होगा, इक्विटी या जूनियर ट्रेंच होगा, राइट. उसके बेस पर इनको सेल किया जाएगा एंड इन्वेस्टर विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दीज डिफरेंट ट्रेंचेस, राइट. अब जब मैं बात कर रहा हूं सीनियर ट्रेंच के केस में, तो सीनियर ट्रेंच के केस में लेसर, सबसे ज्यादा कम रिस्क होता है. मेजनिन के केस में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजनिन, तो मेजनिन के केस में मीडियम रिस्क होता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जूनियर ट्रेंच और लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी ट्रेंच, तो उसके केस में हाईएस्ट रिस्क होता है. ठीक है, तो उसके केस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग एंड उनको अपने रिस्क अंडरटेकिंग के हिसाब से रिटर्न वापस मिलेगी, राइट. ये सिनेरियो रहता है इन द केस ऑफ द CDO, दैट इज अ कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन. CDS का केस मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के केस में क्या रहता है. सो आंसर जो रहने वाला है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एक्चुअली ऑप्शन सी, दैट इज अ CDS. प्रिसाइजली यहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि एक पेमेंट की जाएगी बाय द एंटिटी ऑनर, यानी कि जिन्होंने 200 करोड़ का लोन दिया है वो एक पेमेंट भी देंगे. सो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर इज ऑप्शन सी हियर, राइट. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है. ओके. सो एक की फीचर है दैट इज द CDS टिपिकली कवर्स ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, जबकि इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोटेक्ट नहीं होता है CDS के केस में, राइट. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर.
So it says a bank is creating a credit rating model for a fintech startup that has a disruptive business model but limited operating history and negative cash flows. According to the key credit rating factors, which factor would require the most intensive scrutiny to make a sound lending decision given the company's profile? ठीक है, तो बैंक जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग मॉडल को बना रहा है फिनटेक कंपनी के लिए, फिनटेक स्टार्टअप के लिए, जिसका डेट हैज अ डिसरप्टिव बिजनेस, जिसका डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल है, लेकिन लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, राइट? तो कौन सा की क्रेडिट रेटिंग फैक्टर होगा जिस फैक्टर का बेसिकली रिक्वायरमेंट रहेगी सबसे ज्यादा इंटेंसिव स्क्रूटनी के लिए, ताकि एक साउंड लेंडिंग डिसीजन हम ले पाए given the company's profile? Collateral and guarantees, financial strength, promoters and management, industry risk. Which one would be it? So if we talk about the options and हम collateral and guarantees की बात करें, सो कोलेटरल गारंटीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट्स नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, बिकॉज हो सकता है कि स्टार्टअप मे नॉट हैव द सिग्निफिकेंट टेंजिबल एसेट्स कि वो कोलेटरल के रूप में दे पाए। तो एक सेकेंडरी कंसिडरेशन बन जाएगी कोलेटरल या गारंटी, दैट इज नॉट अ प्राइमरी थिंग, राइट? सो इट शुड नॉट बी कंसिडर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन बी, दैट्स अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस करना, दैट्स बेसिकली स्टेटमेंट्स के ऊपर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोज, दैट विल बी लेस इंफॉर्मेटिव, बिकॉज डेफिनेटली अभी इतनी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है आपके पास, अभी रिक्वायर्ड है, राइट? बट इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो मेजर चीज जो रिक्वायर्ड है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू कि उस स्टार्टअप के प्रमोटर्स कौन है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। ऑप्शन सी, देखो, अगर एक स्टार्टअप है एंड फर्दर उसके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स अगर वीक भी है, क्रेडिबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस प्रमोटर्स की मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा अच्छी है, तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम एक बेटर लीडिंग रिपेमेंट डिसिप्लिन लेकर के आ सकती है एंड फर्दर डेफिनेटली इनिशियल लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को ओवरवे भी कर सकती है। सो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री रिस्क डेफिनेटली क्रूशियल है, राइट? लेकिन assessing the leadership's ability to navigate that risk is definitely even more critical than that particular thing, right? So that is the answer. Option C will be the correct answer here. Next question, it says a bank wants to transfer the credit risk of a large loan off its balance sheet, right? While simultaneously raising capital from the market. The bank structures a deal where it issues debt instruments to the investors, promising a high coupon rate. And however, the investor's principal repayment is conditional on the original borrower not defaulting. This mechanism describes which of the following credit derivative. तो कौन सा ये क्रेडिट डेरिवेटिव है जो हम इस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इट इज सीडीएस, या फिर कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन है, या क्रेडिट लिंक्ड नोट है? व्हाट इट इज? देखो, अब हम एक बड़े लोन को ऑफ बैलेंस शीट करना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, राइट? एक बड़े लोन की बात कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द ऑप्शन ए, दैट्स द सीडीएस। तो सीडीएस तो एक बायलेटरल हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? सेफगार्ड करने के लिए होता है, और इसमें कैपिटल रेजिंग नहीं होती इन्वेस्टर से, राइट? कि आप नोट को इशू करके कैपिटल रेज हो जाएगी। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। If we talk about the CDO, that is collateralized debt obligation, right? तो CDO के केस में आप मल्टीपल लोन्स को या मल्टीपल एसेट्स को, जो आपके इंटरेस्ट रनिंग एसेट्स होते हैं, उनको कंबाइन करते हो, उनको स्ट्रक्चर करते हो डिफरेंट ट्रेंचेस में फॉर द इन्वेस्टर्स। जबकि सिनेरियो में कहा गया है कि वी आर बेसिकली गोइंग टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ अ सिंगल रेफरेंस, राइट? सिंगल रेफरेंस एंटिटी के बारे में कहा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो डेफिनेटली दिस इज आल्सो नॉट द आंसर, बिकॉज इसमें मल्टीपल एसेट्स का पूल होता है, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द सिक्योरिटीज और लोन्स और बॉन्ड्स, सभी को इकट्ठा करके रखा जाता है, राइट? सो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट लिंक नोट। क्रेडिट लिंक नोट डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है, जिसमें जो रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के पास, एंड उनको एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग रिटर्न मिल सकती है इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में। एंड द की फीचर इज कि इन्वेस्टर्स कैपिटल देते हैं बाय बाइंग द नोट, वो कैपिटल देंगे एंड दे बियर द रिस्क आल्सो। पोटेंशियली उनका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो लूज हो सकता है अगर डिफॉल्ट कर दिया उस पर्टिकुलर एंटिटी ने, राइट? सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन
डी के बारे में, प्लेन वनीला सीडीएस के बारे में, दैट्स बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड इट इज नॉट यूज टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, उसके लिए तो डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन सी हियर। Option C is the correct answer here. Question number 7. An investment firm creates a financial product by purchasing and bundling thousands of auto loans, home loans, credit card receivables from various banks. तो क्या किया कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्रिएट किया, मल्टीपल मल्टीपल टाइप के जो लोन थे उनको परचेज कर लिया एंड उनको बंडल कर दिया फ्रॉम वेरियस बैंक्स। दिस बंडल इज नाउ स्प्लिट इनटू डिफरेंट ट्रेंचेस, अलग अलग ट्रेंचेस में इसको डिवाइड कर दिया, right, with different levels of risk and return, which are then sold to the different investors. The complex financial product is best explained as what? जल्दी से जल्दी बता दीजिए what it is. It is collateralized debt obligation. Definitely option D is the correct answer here. क्लियर है ना ये चीज? मैंने आपको बताया था ना इसमें डिफरेंट ट्रेंचेस होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द सीनियर ट्रेंच जो कम रिस्की होता है, फिर एक होता है मेजानिन ट्रेंच जो मीडियम रिस्क होता है, एक होता है आपके पास लेट्स से इक्विटी ट्रेंच जिसको हम कह देते हैं या जूनियर ट्रेंच कह देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा रिटर्न भी डेफिनेटली मिलेगी, राइट? तो दैट इज द सीडीओ, दैट इज कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। Now let's move to the question number 8. It says a commercial bank is reviewing its reporting protocols to comply with Reserve Bank of India mandates for large credit exposures. The bank has a corporate client with the fund-based exposure of rupees 4 crore, non-fund-based exposure of rupees 2 crore. What is the bank's reporting obligation for the client to the CRILIC, that is a central repository of information on large credit? So kindly do answer at the earliest. What will be the correct answer for this? So CRILIC क्या होता है? What is CRILIC? This is Central Repository of Information on the Large Credits. तो एक centralized database है जो सेटअप किया गया, मेंटेन किया गया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो भी लार्ज वैल्यू क्रेडिट एक्सपोजर्स हैं डिफरेंट बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, उनको मॉनिटर किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। मेन पर्पस क्या है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो आपको देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मॉनिटर करना है, क्रेडिट डिसिप्लिन बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है, इंटर बैंक कोऑर्डिनेशन करना है और प्रोएक्टिव रेजोल्यूशन लेना है रिलेटेड टू द स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो 2014 में आरबीआई की स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि राइजिंग एनपीए से कैसे डील किया जाए एंड फर्दर एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर द रीवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स इन द इकोनॉमी, जो क्रिलिक है उसको बनाया गया। क्रिलिक जो है वो कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बोरोज जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर, चाहे वो फंड बेस्ड एक्सपोजर है चाहे नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है, अगर वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सारी इंफॉर्मेशन लेगा। एंड ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से एंड एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी है सभी के लिए कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो मेन क्रेडिट एक्सपोजर रिपोर्ट जो होगी वो मंथली बेसिस पर जाएगी, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स रहेंगी उन बोरोर से रिलेटेड जिनका एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। एंड फर्दर फ्लैग्ड अकाउंट जो होते हैं जिनमें आपको अर्ली स्ट्रेस देखने को मिल रहा है रिलेटेड टू एसएमए 0, 1, 2, उनकी रिपोर्टिंग भी जाएगी। जो फ्रॉड अकाउंट्स हैं जहां पर फ्रॉडलेंट कहा गया बोरोर को, उनकी रिपोर्ट भी जाएगी। विलफुल डिफॉल्ट जो आइडेंटिफाई किए गए उनकी रिपोर्ट भी जाएगी। रीस्ट्रक्चर्ड अगर अकाउंट्स की रिपोर्ट है वो भी डाटा जो है वो क्रेलिक के पास जाएगा। अगर आप एसएमए कैटेगरी के बारे में नहीं जानते, लेट मी टेल यू, अगर आपका इरेगुलरिटी रिपेमेंट में फ्रॉम 1 डे टू 30 डेज है तो उसे एसएमए 0 कहेंगे। अगर ये इरेगुलरिटी आपके पास 31 डेज टू 60 डेज है तो उसे एसएमए 1 कहेंगे। और अगर ये इरेगुलरिटी आपके पास 61 डेज से लेकर के 90 डेज तक की है, यानी कि सीरियस स्टेज है, तो उसके केस में उसको हम एसएमए 2 कैटेगराइज करते हैं, राइट? अब क्रिलिक बेसिकली हेल्प करता है कि लोन्स की एवरग्रीनिंग ना की जाए एंड साथ के साथ इंटर क्रेडिटर जो अग्रीमेंट है फॉर रेजोल्यूशन पर्पसेस उसको भी फैसिलिटेट करता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी हेल्प करता है मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन के लिए, और साथ के साथ क्रेडिट डिसिप्लिन को भी इंप्रूव करता है बोरोर्स के बीच में, राइट? ये मेजर चीज है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। अब अगर क्वेश्चन के पॉइंट से देखें कि कमर्शियल बैंक है वो रिव्यू कर रहा है रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स को so as to comply with the RBI mandates for the large credit exposures. The bank has a corporate client fund based facility 4 करोड़ की है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी 2 करोड़ की है, यानी कि टोटल एक्सपोजर जो है दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 करोड़, वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्रिलिक में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। द बैंक मस्ट
report the client because its total exposure is 6 crore exceeding the minimum threshold. The bank does not need to report. तो report तो करनी पड़ेगी ना, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ये तो गलत हो गया. द बैंक मस्ट रिपोर्ट ओनली द फंड बेस्ड एक्सपोजर, ये भी गलत हो गया. द बैंक मस्ट रिपोर्ट द क्लाइंट ओनली इफ दे हैव करंट अकाउंट बैलेंस ओवर 1 crore rupees. So that is, which one is true? Which one is going to be true? So option A is the correct answer. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्रेडिट रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है क्योंकि टोटल एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके केस में फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड दोनों को शामिल करते हैं, तो इट मीट्स अप द रिपोर्टिंग क्राइटेरिया. Now let's move to the question number 9. It says a comparative analysis of the Kingfisher Airlines and the PNB Nirav Modi financial disasters reveal different root causes of the failure in credit risk management. Which statement most accurately distinguishes the primary lesson learned from these two cases? Alright, तो उसके बारे में we need to answer. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द केस स्टडी. अगर हम किंगफिशर एयरलाइन केस के बारे में देखें, फेलियर जो था वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का फेलियर था. रूट कोज क्या था कि क्रेडिट अप्रेजल अच्छा नहीं था, ओवर लेंडिंग की गई थी, मॉनिटरिंग बहुत कमजोर थी, एंड इन एडिक्वेट फाइनेंशियल वाइबिलिटी चेक किया गया था, प्रोजेक्ट में ड्यू डिलिजेंस की कमी थी, एंड आरबीआई के मैंडेट्स को भी वायलेट किया गया था. यानी कि क्रेडिट अप्रेजल के नॉर्म्स जो थे, क्रेडिट कंसंट्रेशन लिमिट्स को वायलेट किया गया था. एंड इफ वी लुक एट द क्रेडिट मॉनिटरिंग, तो पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग काफी कमजोर थी, रिस्ट्रक्चरिंग का भी गलत इस्तेमाल किया गया था. नेचर ऑफ रिस्क की बात करें, डेट वाज अ क्रेडिट रिस्क बिकॉज बोरोअर वाज नॉट एबल टू पे, बोरोअर पे नहीं कर पाया था, राइट. एंड इफ वी लुक एट द नीरव मोदी केस, तो ऑपरेशनल रिस्क था, इंटरनल कंट्रोल फेलियर था. ऑपरेशनल रिस्क क्यों था? क्योंकि फ्रॉड टाइप चीज हुई थी ना. सो रूट कोज क्या था कि स्विफ्ट सिस्टम का मिसयूज किया गया, फ्रॉड हुआ था, एंड स्टाफ भी इन्वॉल्व था. एंड वीकनेस की बात करें, मेन वीकनेस जो बात करें, तो स्विफ्ट सिस्टम की कोई इंटीग्रेशन नहीं थी सीबीएस के साथ. अनऑथराइज जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है उनको इशू किया गया था. इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, केवाईसी एएमएल कंप्लायंस को तोड़ा गया. एंड फर्दर क्रेडिट मॉनिटरिंग की बात करें, जो आपके क्रेडिट मॉनिटरिंग थी उसको सरपास किया गया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. सो नेचर ऑफ रिस्क कौन सा था? इट वाज अ फ्रॉड रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क विच वाज देयर एक्चुअली इन केस ऑफ द नीरव मोदी केस. सो की लेसन क्या सीखने को मिले कि किंगफिशर के केस में हमें सीखने को मिला कि क्रेडिट अप्रेजल अच्छा सा चाहिए, कैश फ्लो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है करना, एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करना लार्ज बोरोवर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. पीएनबी नीरव मोदी केस से देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल चाहिए, स्विफ्ट सीबीएस का इंटीग्रेशन चाहिए, और अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म मस्ट बी देयर, राइट. ये चीजें देखने को मिली. अब ऑप्शंस पर आते हैं. द किंगफिशर केस हाईलाइट्स द पर्टिकुलर फॉल्टी क्रेडिट अप्रेजल किंगफिशर के केस में, while PNB case primarily underscores the failure of internal transaction monitoring and controls, right? True है. And further, both cases were primarily failure of sectoral diversification. कि sectoral diversification का failure था. Banks had overexposed themselves to the aviation and the jewelry sectors respectively. The third one, it says the Kingfisher case was an example of downgrade risk that was ignored, while PNB case was a clear example of the default risk from the outset. The fourth one, it says the Kingfisher case exemplifies a weak recovery mechanism, while the PNB case points out the risk in lending without sufficient collateral. So which one would be the right answer in this? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा. Now you know basically कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे. I told you everything. Correct answer is option A. राइट, आई जस्ट टोल्ड यू द थिंग्स ना कि किंगफिशर के केस में क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट रिस्क शामिल था, जबकि पीएनबी नीरव मोदी के केस में ऑपरेशनल रिस्क शामिल था, इंटरनल कंट्रोल कम थे, राइट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10. So holding company secures a large loan from an international market and then infuses this borrowed money into the subsidiary as promoter's equity. The subsidiary then uses its apparently strong debt to equity ratio to apply for a major project loan from the domestic bank. Why does the RBI consider this practice a significant credit risk concern? तो ये क्यों कंसर्न है? तो पहले तो सिनेरियो को समझते हैं. होल्डिंग कंपनी ने एक बड़ा लोन लिया है किसी इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है. सो होल्डिंग कंपनी ने लोन ले लिया. लेट्स से ये है, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है HSHC, एंड इसने इंटरनेशनल मार्केट से एक बहुत बड़ा लोन पहले ले लिया है, राइट. एंड फर्दर उसके बाद क्या कहा गया है कि फर्दर
देन इन्फ्यूजेस द बोरोड मनी इनटू सब्सिडरी एज द प्रोमोटर्स इक्विटी, फिर यही पैसा सब्सिडरी में लगा दिया प्रमोटर इक्विटी के रूप में, प्रमोटर्स की इक्विटी के रूप में यही पैसा इस सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया है। सब्सिडरी देन यूजेस अपेरेंटली स्ट्रॉन्ग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल करती है टू अप्लाई फॉर अ मेजर प्रोजेक्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक बैंक, और इस एससी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा अच्छा हो गया था बिकॉज इक्विटी बढ़ गई थी इनकी, तो इसने इसका इस्तेमाल किया डोमेस्टिक बैंक से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लोन लेने के लिए, राइट। यानी कि डोमेस्टिक बैंक से आगे क्या मिल गया, पैसा इनको मिल गया, दैट वाज अ सिनेरियो, ये चीज हुई है। अब इस चीज के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्रेडिट कंसर्न है, व्हाई दिस इज सेड सो, ये चीज क्यों कही गई है उसके बारे में ही हमने आंसर पोस्ट करना है। देखो सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करो, यहां पर जो कैपिटल इंजेक्शन हुई है ना, ये जो कैपिटल इंजेक्शन हुई है यहाँ पर, डेट्स अ आर्टिफिशियल कैपिटल इंजेक्शन, क्योंकि इक्विटी जो है वो रियल प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बोरोड मनी है, राइट। एंड ये सर्कुलर फंडिंग का पार्ट बनेगा कि सोर्स ऑफ इक्विटी जो है किसी दूसरे की डेप्ट ऑब्लिगेशन है, जस्ट शिफ्टेड एंटिटीज, राइट। सो मिसलीडिंग लेवरेज मैट्रिक्स हो गए जिसकी वजह से लोन उसको डोमेस्टिक बैंक से तो मिल गया, एंड इन्होंने ट्रू प्रमोटर कमिटमेंट को वायलेट किया है। प्रमोटर इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू शो स्किन इन द गेम, ये मेन चीज होती है कि आपको अपने पैसे का इस्तेमाल करना होता है प्रमोटर को, ठीक है। यू शुड बी इन द स्किन, यू शुड बी हैविंग द स्किन इन द गेम, राइट। बोरोड फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। एंड इसकी वजह से रिस्क असेसमेंट काफी कम हुई है। अब बैंक ने इन्फ्लेटेड इक्विटी देख ली एंड मे हो सकता है उसके बेस के ऊपर ओवर लेंडिंग कर दे फॉल्स मेट्रिक्स के बेस पर, डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा गलत है। सो आरबीआई इसी चीज को क्या कहेगा, इसको एवरग्रीनिंग का प्रोसेस कहेगा या फिर इसको रिस्क लेयरिंग कह सकता है। आरबीआई इसको क्या बोलेगा कि ये रिस्क लेयरिंग करिए आपने, राइट। एंड फर्दर इसको रेगुलेटरी सर्कमवेंशन माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा कि क्रेडिट मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, क्योंकि इट मे लीड टू द ओवर लेवरेज, इट मे लीड टू द डेब्ट सर्विस कैपेसिटी जो कि पुअर होने वाली काफी ज्यादा, एंड इवेंचुअली डिफॉल्ट होगा और एनपीए बिल्डअप होगा, राइट। सो दिस इज द केस। सो ऑप्शंस को देखते हैं, बिकॉज इट वायलेट्स द सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स, क्योंकि सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स को वायलेट करता है। ऑप्शन बी, इट सेज because it represents a failure to monitor the end use of funds by the holding company, because this practice of multiple leveraging artificially distorts the subsidiary's true financial strength and its DER। डेफिनेटली ये चीज हुई है कि ये टोटल जो रियल पिक्चर थी उसको तो इसने मल्टीपल लेवरेज कर दिया, शोकेस कर दिया कि ये अपना पैसा ले आई है लेकिन अपना पैसा है नहीं है, तो डेफिनेटली काफी खराब होगा ये, राइट। सो आरबीआई की जो गाइडलाइन है इक्विटी कैपिटल वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो यही होता है कि आपको ऐसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काफी ज्यादा सावधान रहना है। ये कहता है कि जहां कहीं भी मल्टीपल लेवरेजिंग होती है वो आपकी की फाइनेंशियल रेशियोज जैसे डीईआर या जो डीएसईआर है उनको इन्फ्लेट कर सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शोकेस कर सकता है। डीएचएफएल भी इसी का एक एग्जांपल था, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। Now let's move to the question number 11. It says a bank wants to mitigate the risk associated with a large corporate loan. It is considering two micro level strategies, either taking a mortgage on the borrower's prime real estate as collateral or buying a CDS from reputable seller. What is the fundamental difference in how these two instruments manage the risk? तो बैंक रिस्क को मिटिगेट करना चाहता है जो एक बड़े कॉर्पोरेट लोन के साथ एसोसिएटेड है। वो दो माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजीज को बेसिकली कंसीडर कर रहा है। एक कर रहा है कि टेकिंग अ मॉर्गेज ऑन द बोरोस प्राइम रियल एस्टेट एज कोलेटरल, या तो कोलेटरल की तरह ले ले या फिर एक सीडीएस को बाय कर ले किसी रेप्यूटेबल सेलर से। फंडामेंटल डिफरेंस क्या रहेगा एंड क्यों किस चीज को वो फॉलो करे। ऑप्शंस वाइज चलते हैं। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है कि कोलेटरल इज अ मैक्रो लेवल स्ट्रेटेजी व्हाइल सीडीएस इज अ माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी। देखो पहली चीज, बोथ सिक्योरिंग कोलेटरल, चाहे आप लोन के लिए कोलेटरल ले रहे हो चाहे आप सीडीएस बाय कर रहे हो, दोनों के दोनों ही माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजीज हैं सो एज टू मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क। माइक्रो लेवल ही हो ना, क्योंकि लोन के लिए जो आप लोगे कोलेटरल वो भी सिंगल ही लोगे, एंड फर्दर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो सीडीएस का वो भी माइक्रो लेवल पर ही है। तो दोनों ही चीजें जो है वो माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी का पार्ट है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। Option B, it says collateral transfers the risk to the property market while the CDS transfers the risk to the CDS seller. देखो कोलेटरल रिस्क को ट्रांसफर नहीं करती है मार्केट के ऊपर, लेंडर स्टिल होल्ड्स अ डिफॉल्ट रिस्क, लेंडर के पास ही डिफॉल्ट रिस्क रहता है, बट
देखो कोलेटरल जो होती है वो रिकवरी के लिए हेल्प आउट कर सकती है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट ट्रू। एंड सीडीएसली एक्टिवली ट्रांसफर करता है डिफॉल्ट को किसी और एंटिटी के ऊपर, लेकिन दैट इज नॉट द केस। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस हमने देखना था, तो यहाँ पर जो पहली चीज की ना कि कोलेटरल ट्रांसफर करती है रिस्क को प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। Option C it says a CDS is actually a form of insurance that pays out of a credit event, effectively transferring the risk, whereas collateral is a recovery tool used to recoup losses after a default has already occurred. That is absolutely true. मेन मीनिंग यही रहता है कि सीडीएस जो है अगर डिफॉल्ट इवेंट होगा जो आईएसडी ने डिफाइन किया है उसके हिसाब से रिकवरी प्रोवाइड करता है, राइट, एंड आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो कोलेटरल है वो एक जस्ट टूल है कि आप रिकवर कर सकते हैं अपने लॉसेस को जब एक लॉस ऑलरेडी हो चुका, डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है। सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करें, इट सेज सीडीएस कवर्स बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नहीं, सीडीएस जो है वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों को कवर नहीं करता, प्रिंसिपल को कवर करता है। कोलेटरल कैन बी लिक्विडेटेड सो एज टू कवर द बोथ, ठीक है, वो दोनों का कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेटरल को लिक्विडेट करके हम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों की रिकवरी कर सकते हैं, right? So that will be related to the question number 11. So I hope you must have understood the concepts related to this particular chapter. And अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक एंड शेयर, एंड साथ ही if you want the complete CIB pack you need to write CIB early bird and to say WhatsApp कर दीजिए to the number 8360944207 and I'll be sharing all the details to you over there. So thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.